फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये स्टोरी में दो कैरेक्टर्स हैं, एक है राम, दूसरा है श्याम। राम एक फार्मर है, श्याम एक बिजनेसमैन है। राम का काम यही है कि वो फसल या वेजिटेबल्स उगाए और उसे आगे जाके बेचे। श्याम का काम क्या है, वो यही वेजिटेबल्स फार्मर से बाय करता है और आगे जाके मार्केट में सप्लाई करता है यानी बेचता है। राम को एक बात का डर रहता है कि क्या पता आगे जाके मौसम ख़राब होगा, जिसके वजह से उसे जो आज भाव मिल रहा है कल जाके उसे कम भाव मिलेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर आज फसल 100 रुपये में बेची जा रही है, तो कल अगर मौसम ख़राब हो गया तो 80 रुपीज़ में यही चीज़ बेची जाएगी। और शाम को ये बात का डर रहता है कि क्या पता कंडीशन आगे फेवरेबल हो जाए ज़्यादा, तो जो फसल या जो वेजिटेबल आज 100 रुपये में मिल रही है, कल उसे उसी के लिए 110 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है। एक दिन क्या होता है, राम को इस बात की खबर मिलती है कि आगे जाकर प्राइस बहुत गिरने वाला है, क्योंकि मौसम ख़राब होगा। मौसम ख़राब होगा तो फसल ढंग से नहीं उगेगी। और शाम तभी वहाँ से गुजरता है। शाम के मन में वही डर है कि आगे जाकर प्राइस बढ़ेगा। शाम क्या करता है, राम से पूछता है कि भाई तुम परेशान क्यों हो। राम बताता है कि उसे डर है कि आगे जाकर प्राइस कम होगा। लेकिन शाम का डर उससे ऑपोजिट है। शाम को ये लगता है कि आगे जाकर प्राइस बढ़ेगा। तो शाम क्या सोचता है कि क्यों ना मैं आज राम से डील कर लूँ। शाम राम को एक प्रस्ताव देता है कि जो चीज़ आज 100 रुपये में बेची जा रही है, कल मुझे तुम उसके लिए 105 दोगे, और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तो 80 की है, तो इसमें तुम्हारा फ़ायदा। शाम का ये फ़ायदा है कि शाम जिस चीज़ के लिए 110 रुपये मन में सोच के बैठा है कि मुझे देना पड़ेगा, उसे उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ 105 रुपये देने पड़ेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट में विन विन सिचुएशन हो गई दोनों पार्टीज़ की। जिसको 80 रुपीज़ की एक्सपेक्टेशन थी उसको 105 मिल रहे हैं, और जिसको 110 था उसको 110 था उसे 105 में डील लॉक हो गई। आप इस डील का मैकेनिज्म समझें। इन्होंने क्या किया, जो आगे होने वाली प्राइस है उन्होंने आज ही फिक्स कर ली। ये जो एग्रीमेंट होती है जिसमें आगे का प्राइस हम आज ही डिसाइड करते हैं, दैट्स नथिंग बट योर फॉरवर्ड एग्रीमेंट। फॉरवर्ड एग्रीमेंट में फ़ायदे तो बहुत हैं। कल की प्राइस हमने आज ही फिक्स कर दी और हम लोग टेंशन फ्री हो गए। लेकिन कहाँ ना कहाँ पे ये एग्रीमेंट रिस्की ज़रूर है, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ 1-to-1 बेसिस पे है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है। क्या पता आगे जाकर शाम राम से माल ले ले और भाग जाए, पैसे ही ना दे। क्या पता राम शाम के पैसे ले ले लेकिन माल ना दे। क्या पता राम अगर शाम को सबस्टैंडर्ड क्वालिटी का माल दे और पैसे पूरे ले ले। इसी तरह जो फॉरवर्ड एग्रीमेंट होती है वो रिस्की होती है। और फॉरवर्ड एग्रीमेंट आर कस्टमाइजेबल अभी यही एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2 महीने बाद मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस है 106 और एग्रीमेंट का अमाउंट है 105। शाम के पास सफिशिएंट कैश या अमाउंट नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने के लिए, तो शाम क्या करता है, राम से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ ये कॉन्ट्रैक्ट को हाल फिलहाल रहने दो, और तुम्हारा नुकसान नहीं होगा बल्कि 1 रुपये का ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर तुम मार्केट में बेच रहे हो तो। मतलब दीज आर कस्टमाइजेबल एट द म्यूचुअल एज पर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ द पार्टीज। Forward contracts are risky, customizable, and are on one-to-one basis. Forward contract can be physically settle और cash settle. कैश सेटल ये क्या होता है? कैश सेटल मतलब क्या, कि अगर मार्केट में यही चीज़ 100 रुपये में अभी बेची जा रही है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 105 में, तो शाम राम से क्या बोलेगा कि तुम ये 100 रुपये में यही माल मार्केट में बेचो, और 5 रुपीज़ जो है एडिशनल ये तुम मेरे से ले लो। दैट इज़ कैश सेटल। फिजिकली सेटल मतलब क्या, 105 में मुझे माल दे दो और 105 रुपये तुम ले लो, ख़त्म। दैट इज़ कैश सेटल एंड फिजिकली सेटल। हमें अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स तो पता चल गए। इट इज़ ऑन 1-to-1 बेसिस, कस्टमाइजेबल, नॉन स्टैंडर्डाइज एंड हाईली रिस्की।
इट कैन बी कैश सेटल और फिजिकली सेटल। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स विलेज में होने लगते हैं जहाँ पे पहले से ही आगे की प्राइस डिसाइड की जाती है। ऐसे क्या होता है, एक बार राम ने इस बिजनेसमैन के साथ डील करी होती है, बहुत बड़ी, उसकी लाइफ की बहुत बड़ी डील की होती है, जहाँ पे राम ने इस बिजनेसमैन को पैसे तो दे दिए, ओ सॉरी, राम ने इस बिजनेसमैन को सामान तो दे दिया, लेकिन ये बिजनेसमैन ने उसे बदले में कैश नहीं दिया, सामान लेके भाग गया। राम ये बात को लेकर गांव के मुखी के पास जाता है, सरपंच के पास, और तभी के तभी सरपंच के पास और एक बिजनेसमैन आता है बहुत परेशानी से और बोलता है कि आपके गांव के कुछ फार्मर्स ने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, वो मेरे पैसे लेकर भाग गए हैं। दिन भर सरपंच के पास ऐसे बहुत सारे फार्मर्स एंड बिजनेसमैन आते हैं, परेशान करते हैं। रात को उसे अपने घर वाले परेशान करते हैं क्योंकि दिन भर वो अपने घर वालों को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता है। सरपंच इस बात से परेशान, उसे 2 मिनट की फुर्सत भी नहीं होती है। एक दिन सरपंच को सोचता है कि भाई अगर उसे इस कॉन्ट्रैक्ट का फ्लॉ निकालना है तो उसे मिडल मैन बनना पड़ेगा। यानी सरपंच को ये रियलाइज़ होता है कि मुझे बीच में आना पड़ेगा क्योंकि मेरा नाम है और वो लोग मेरे, कोई भी मेरे से धोखा नहीं करेगा। सरपंच क्या सोचता है कि क्यों ना मैं इन फार्मर्स के साथ एक डील करूं कि तुम मुझे एक अच्छी क्वालिटी की फसल अच्छी क्वांटिटी पे एंड दैट टू एट अ स्पेसिफिक टाइम पे मुझे दे दो, और मैं तुम्हें बदले में ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करने की गारंटी देता हूँ, या मैं ही इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हें ऑनर करके दूंगा। और ये सरपंच इस बिजनेसमैन के साथ डील करते हैं कि क्यों, अगर मैं तुम्हें अच्छी क्वांटिटी अच्छी क्वालिटी और स्पेसिफिक टाइम पे डिलीवरी प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन बदले में अगर तुम्हें ये सब रिस्क अवॉइड करने हैं तो मुझे तुम्हें एडवांस में कैश देना होगा, यानी तुम्हें मुझे कुछ पैसे एडवांस में देने होंगे। कहाँ ना कहाँ पे मतलब सरपंच ने इस जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट को स्टैंडर्डाइज कर दिया, जहाँ पे उसने क्वालिटी क्वांटिटी लोकेशन फिक्स कर दी, और जो दूसरे पार्टी की रिस्क थी, दैट इज़ वो माल लेके भाग जाता था, उसने मिटिगेट की बाय टेकिंग सम काइंड ऑफ एडवांस फ्रॉम हिम। In this way, you can understand Sarpanch is acting as a guarantor for seller and buyer. In other terms, I can also say that Sarpanch is acting as a buyer for every seller and seller for every buyer. ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मिडिल मैन आ गया, इसे हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो कम रिस्की होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल में सरपंच के जगह पे एक्सचेंज आ जाता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर लेस रिस्की, जैसे मिडल मैन आ गया, सरपंच के साथ कोई धोखा नहीं करेगा, एक्सचेंज के साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश नहीं करेगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर लेस रिस्की, it is not on one to one basis, that are non customizable. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज, जैसे हमने देखा है इसमें कि यहाँ पे क्वालिटी क्वांटिटी और स्पेसिफिक डिलीवरी फिक्स कर दी। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा कि एडवांस लेते हैं, जो एडवांस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉक एक्सचेंज बायर से लेता है, दैट इज कॉल्ड एज योर मार्जिन। Future contract can be cash settled or physically settled as per the terms and conditions set up by the stock exchange. लेकिन इंडिया में जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है दैट आर टू बी कंपल्सरी कैश सेटल। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर नथिंग बट डेरिवेटिव्स, और इंडिया में हर डेरिवेटिव जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डील किया जाता है उससे हम कैश सेटल ही करते हैं। फ्यूचर इंडिया में क्या होता है, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है दैट आर मार्क टू मार्केट मतलब क्या, कि अगर आज आपने ये कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपीज़ में ख़रीदा और आज शाम को 102 रुपीज़ हो गए, तो हम क्या करेंगे, जो ये 2 रुपीज़ एडिशनल है ये आपके जो मार्जिन जो एडवांस अकाउंट है उसमें ऐड कर लेंगे, और एंड में वही एडवांस के साथ में अगर कोई प्रॉफिट होता है तो हम आपको दे देंगे। खत्म, सिंपल। दैट मीन्स द प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस। दीज आर द फीचर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जो पहला पहला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, जो फ्यूचर ट्रेडिंग एक्सचेंज है, दैट वाज दोजिमिया स्टॉक एक्सचेंज विच वाज एस्टेब्लिश इन जापान इन ईयर
to 1710. Now let us come towards the definition of futures and forward. Futures and forward contracts are an agreement to buy or sell underlying asset at a specific price and on a specific date. दिस अंडरलाइंग एसेट कैन बी एनीथिंग. अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से समझें तो आप समझ सकेंगे इसका जो स्कोप है बहुत बड़ा है. बहुत बड़ा कैसे? इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी स्टॉक और ये सब नहीं आते. This underlying asset can be anything. It can be interest rate, gold, silver, your vegetables, cereals, कुछ भी हो सकता है. यहाँ तक कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप इतना बड़ा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लीगल फ्यूचर फॉरवर्ड का स्कोप इतना बड़ा है कि जो लीगल रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो वहाँ तक सीमित नहीं है. इसमें इलीगल नॉन रिटर्न एग्रीमेंट्स भी आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो आप अगर आपने अपने दोस्त का शर्त लगा रहे हो, सट्टा लगाते हो कि आज इंडिया जीतेगा तो तुम मुझे 100 रुपये दोगे, नहीं तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा. दैट्स नथिंग बट अ फ्यूचर एग्रीमेंट जिसका अंडरलाइंग एसेट ये मैच है. लेकिन आप अगर यही सट्टा किसी बुक्की के थ्रू रूट करते हो, दैट बुक्की इज एक्टिंग एज अ मिडल मैन और एज अ गारंटर और एज अ एक्सचेंज इन आवर एग्जाम्पल. तो फ्यूचर एंड फॉरवर्ड का स्कोप इसी तरह बहुत बड़ा है. और जो मैं आपको और एक डिस्टिंग्विश फीचर बताना चाहता हूँ इसका फ्यूचर एंड फॉरवर्ड का, जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड है, और सॉरी जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें जो एडवांस दिया जाता है दैट इज़ मार्जिन. वो अभी तो मार्जिन का अमाउंट ज़्यादा हाई हो गया है क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशन मार्केट में समथिंग अराउंड 60% ये है अभी. लेकिन जब इनिशियली 15 20 30% इसके आसपास मार्जिन होता था. मतलब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉक के ऊपर 100% अमाउंट नहीं लगाकर 15-20% लगाकर आप 100% एक्सपोजर ले रहे हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. अभी मैं ब्रीफली आपको फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स की जो डिफरेंस है वो अभी हाईलाइट करता हूँ. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर लेस रिस्की, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर हाईली रिस्की. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्डाइज, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉन स्टैंडर्डाइज एंड हाईली कस्टमाइजेबल. जैसे हमने पहले अपने एग्जाम्पल में देखा, क्वालिटी क्वांटिटी जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा वो फिक्स नहीं था, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्वालिटी क्वांटिटी फिक्स था. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इनिशियल मार्जिन मनी मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड. क्यों? अगर सामने वाले पार्टी का कोई कोलेटरल चाहिए रहेगा तो मे भी उन दोनों के अंडरस्टैंडिंग के बीच में कुछ अमाउंट मे भी एडवांस लिया जा सकता है. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इनिशियल मार्जिन मनी आएगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मार्जिन मनी बिल्कुल नहीं आएगा. मे बी जैसे मैंने बोला, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर रेगुलेटेड, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर टोटली अनरेगुलेटेड. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया आर मार्क टू मार्केट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस आर डिसाइडेड ऑन एक्सपायरी डेट. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, एंड उसके बाद उसके जो एप्लीकेशंस हैं वो बताऊंगा.